नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बात होगी राजनीति की, बात होगी बिहार के चुनाव की, क्योंकि हलचल तेज है। फैसला चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन आर पार के मूड में एनडीए और महागठबंधन है। लोजपा का फैसला होना है। तो आप घटनाक्रम देख रहे हैं। कल यानी तारीख 17 अगस्त को बिहार में बहुत कुछ हुआ। श्याम रजक राजद में चले गए, राजद के 3 विधायक जदयू में चले आए। तो ये खबरें तो आपने पढ़ी भी, सुनी भी, जानी भी, हमने भी आपको बताई। लेकिन इसके पीछे सियासत क्या है, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, यह आज आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने, मतलब जेडीयू ने, भाजपा की 3 परंपरागत सीटों पर डाका डाल दिया है? क्या भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है? क्योंकि जो विधायक अब पाला बदल रहे हैं वे इस बात की गारंटी के साथ ही दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो ऐसे में क्या अर्थ निकाला जाए? क्या भाजपा अपनी सीटें जदयू के लिए इस तरीके से छोड़ने जा रही है, और वह सीटें जो वह लगातार जीतती रही है, जिन सीटों पर उनका अधिकार रहा है। 2015 के चुनाव में भले ही महागठबंधन की ताकत के आगे भाजपा हार गई थी, लेकिन काफ़ी पहले से वो पुरानी सीटें नहीं हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फुलवारी शरीफ की। तो देखिए, फुलवारी शरीफ में बहुत कोई लोचा नहीं है। श्याम रजक जेडीयू छोड़कर घर वापसी किए, राजद में आ गए, मूल रूप से राजद के ही आदमी थे। तो फुलवारी शरीफ को लेकर न जदयू में और न ही राजद में कोई पेच फंसा है। श्याम रजक की मर्जी होगी कि फुलवारी लड़ लें या मसौरी लड़ लें। अब श्याम रजक आ गए हैं तो फुलवारी भी राजद की ही मानी जाएगी। चुनाव 2015 में जीते थे, हालांकि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। मसौरी की सीट भी राजद के पास है। तो अदला बदली होती है सीटों की। श्याम रजक वहाँ चले जाएं, यहाँ रह जाएं, या मसौरी की विधायक रेखा देवी यहाँ आ जाएं, यह राजद को फैसला करना है। जदयू की ओर से भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार करीब करीब फुलवारी शरीफ के लिए स्पष्ट है कि मतलब श्याम रजक के सामने किस पहलवान को उतारा जाएगा। चर्चा है अरुण मांझी की। अरुण मांझी लंबे अरसे से प्रतीक्षा की सूची में थे। 2018 भी मुझे याद है, जब राज्यसभा के सदस्यों का चयन हो रहा था, किंग महेंद्र की टिकट पर लोग संशय कर रहे थे। रात तक बात फंसी हुई थी, और रात में जब फाइनल हो रहा था तो उसके कुछ ही मिनट पहले अरुण मांझी को बुलावा आ गया था मुख्यमंत्री निवास में। जब वे मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे थे तो यह खबर चल गई, यह फ्लैश होने लगा कि अरुण मांझी राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन अंतिम वक्त में टिकट फिर से किंग महेंद्र को ही मिला था। अरुण मांझी प्रतीक्षा करते ही रह गए थे। तो अब मौका मिल रहा है अरुण मांझी को कि वे फुलवारी में श्याम रजक से टकरा जाएं। 2015 की बात करें तो हम पार्टी एनडीए की ओर से फुलवारी में लड़ी थी। कोई राजेश्वर मांझी थे, वो चुनाव लड़े थे। राजेश्वर मांझी या राजकिशोर मांझी, देखिए मुझे नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो चुनाव लड़े थे। तो खैर, अब जीता नाम मांझी भी जेडीयू की ओर ही बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ कोई संशय नहीं है। लेकिन राजद के जिन विधायकों को तोड़कर, या राजद कहें कि जिन विधायकों को राजद ने सस्पेंड किया क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें जदयू की ओर जाना ही है, वे जदयू की ओर जो पहुँचे हैं, जदयू में जो पहुँचे हैं, उनकी सीटें देखिए अब कौन कौन पहुँचे। सासाराम से पहुँच गए अशोक कुशवाहा, गायघाट से पहुंच गए महेश्वर यादव, पातेपुर से पहुंच गई प्रेमा चौधरी। तीनों 2015 में राजद से चुनाव जीते थे। और केवटी से, दरभंगा के केवटी से फराज फातमी का भी जाना तय है, अभी शामिल नहीं हुए हैं, अली अशरफ फातमी के बेटे हैं। तो देखिए, सासाराम, गायघाट, पातेपुर, केवटी, ये चारों सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की परंपरागत सीटें रही हैं। लेकिन इनके विधायक अब जदयू में पहुंच गए हैं, सिर्फ केवटी को छोड़कर। तो अब इन सीटों पर क्या जदयू के उम्मीदवार ही उतरेंगे? बात तो ऐसी ही लगती है। क्या भाजपा ने सीटों का एडजस्टमेंट कर ये सीटें कुर्बान कर दी हैं जदयू के नाम से? सासाराम की बात कर लें। देखिए, सासाराम लंबे अरसे से भाजपा जीतती रही थी। 2015 में हार हो गई, यह दूसरी बात है। और जैसे ही यह खबर पहुंची सासाराम में कि अशोक कुशवाहा
राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। भाजपा के वैसे पहलवान जो चुनाव में उतरने को तैयार थे या हैं या कई बार पहले चुनाव जीतते रहे हैं, उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई। जवाहर प्रसाद की हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। जवाहर प्रसाद 1980 से आरएसएस से, देखिए लोग बात करते हैं, शिला पूजन की बात करते हैं, उसके पहले शिवघाट की बात करते हैं, ये सब तमाम। और जवाहर प्रसाद आज भी उनकी दाढ़ी सासाराम के लोगों को याद रहती है, कैसे वो पैदल चलते हैं, कैसे लोगों की पैर छूते रहते हैं। तो उनके तो होश ही उड़ गए कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। क्या जवाहर प्रसाद का टिकट कट गया? अशोक कुशवाहा क्या सासाराम से ही जेडीयू के उम्मीदवार होंगे? देखिए जवाहर प्रसाद भी कुशवाहा हैं और अशोक कुशवाहा तो हैं ही, तो राजद से जेडीयू में आ गए हैं। वहाँ डॉक्टर सचिन भी एक नए नाम थे जिनकी चर्चा भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हो रही थी, वे भी परेशान हो गए होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि सासाराम की परंपरागत सीट 2015 में भले हार गए थे, तो क्या भाजपा ने जदयू को दे दी है? और यदि नहीं, तो फिर अशोक कुशवाहा जो आरजेडी छोड़कर जदयू में आए, वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? नोखा की बात कर लें, नोखा में ठीक है 2015 में भाजपा हार गई महागठबंधन के आगे, लेकिन रामेश्वर चौरसिया 2015 तक बहुत बड़े लीडर थे भाजपा के, नेशनल कमेटी में थे, अमित शाह की टीम में थे, फिर से चुनाव में सक्रिय थे। तो क्या होगा नोखा में? सासाराम नहीं तो नोखा क्या? काराकाट में मालजाल वाले, बालू वाले आलोक सिंह लगे हैं जेडीयू के टिकट के लिए। तो ये सारे मसले फंसे हुए हैं। यदि 2015 के हम चुनाव के नतीजे को देख लें सासाराम को, तो अशोक कुमार कुशवाहा को जो राजजेडी के प्रत्याशी थे तब 82,766 मत आए थे, 82,766। और जवाहर प्रसाद बीजेपी के, पुराने बीजेपी के हैं, 63,154, 63,154 मत लाकर हार गए थे। तो सासाराम में हवाइयाँ उड़ गई। अब हम बात कर लेते हैं गाय घाट की। तो देखिए गाय घाट का जो दृश्य है वो अलग है। गाय घाट में 2015 में महेश्वर यादव जीते आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन की ताकत पर। तब नीतीश कुमार भी साथ थे, कांग्रेस भी साथ थी। और बीना देवी चुनाव हारी थी, बीजेपी की कैंडिडेट, दिनेश सिंह की पत्नी, जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी, वो चुनाव हारी थी। देखिए अब उनकी किस्मत रही कि 2015 में विधानसभा का चुनाव हार गई और 2019 में वैशाली से सांसद बन गई। तो खैर बीना देवी का मसला तो खत्म हो जाता है। लेकिन गायघाट बीजेपी चुनाव लड़ती रही है और 2015 में भी महेश्वर यादव से बहुत ही कम मतों से, 3,000 से कुछ अधिक मतों से चुनाव भाजपा हारी थी। देखिए मेरे पास गायघाट का 2015 का रिजल्ट सामने है। महेश्वर प्रसाद यादव आरजेडी के 67,313 मत लाकर चुनाव जीते थे और बीना देवी भारतीय जनता पार्टी की 63,812 मत लाकर चुनाव हार गई थी। बीना देवी अब लोजपा की सांसद हैं। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 2015 के नतीजे के बारे में ही लोग कहते हैं कि यदि अशोक सिंह वहाँ कुछ मत अपने गांव और करीब के नहीं ले आए होते तो महेश्वर यादव चुनाव नहीं जीतते, बीना देवी ही चुनाव जीतती। गायघाट को समझने वाले लोग कहते हैं कि वहाँ यादव बनाम राजपूत का संघर्ष रहता है चुनावी राजनीति में। और 2020 में महेश्वर यादव चूँकि अब आरजेडी से जेडीयू में चले गए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से नीतीश कुमार की प्रशंसा करते थे और लालू यादव की बुराई करते थे, तो लालू यादव ने भी टारगेट पर ले रखा है। तो गायघाट की सीट जदयू के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है, भाजपा यह सीट भी छोड़ रही है। तो वहाँ राजद अब किसे चुनाव लड़ाएगा? क्योंकि लालू यादव किसी भी कीमत पर महेश्वर यादव की हार चाहेंगे। देखिए चर्चा कई नामों की है, अभी नहीं कह सकते हैं, कोई निरंजन राय हैं उनकी चर्चा चल रही है। लालू यादव किसका नाम खोलेंगे यह बात किसी को नहीं मालूम। वीआईपी पार्टी में कोई लाल बाबू शाहनी है, कहा जाता है कि गायघाट में निषाद का वोट भी ठीक ठाक, मल्लाह का वोट भी ठीक ठाक है। तो लाल बाबू शाहनी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं मुकेश सहनी की ओर से। तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह सीट वीआईपी को मिलती है या राजद खुद लड़कर महेश्वर यादव का मुकाबला करती है, यह बात गायघाट में देखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पातेपुर की। पातेपुर में 2015 में आरजेडी से ही चुनाव जीती प्रेमा चौधरी और अब वे चली गई जेडीयू में। और यह सीट भी आपको हम बता दें कि यह भाजपा की परंपरागत सीट रही है। महेंद्र बैठा के कारण इस सीट को जाना जाता था। 2015 में महेंद्र बैठा चुनाव हार गए थे। प्रेमा चौधरी को आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर
67,548 मत मिले थे और महेंद्र बैठा भाजपा के उम्मीदवार को 55,087 मत मिले थे। तो क्या पातेपुर की सीट भी भाजपा ने छोड़ दी? लगता है कि छोड़ दी, क्योंकि प्रेमा चौधरी ही जेडीयू की उम्मीदवार होंगी, यह बात तय मानी जा रही थी। लेकिन यहां भाजपा के पहलवान बने हुए थे 2020 के चुनाव में लड़ने के लिए जयप्रकाश चौधरी। जयप्रकाश चौधरी पातेपुर में जाने जाते हैं, जिला परिषद से जुड़े रहे हैं, उनकी मां भी जुड़ी रही हैं। तो अब जयप्रकाश चौधरी क्या करेंगे? यदि हम राजद की बात कर लें तो खबर यह आ रही है कि राजापाकर के मौजूदा विधायक शिवचंद्र राम, जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, लालू यादव भी पसंद करते हैं, वे अब राजापाकर की बजाय पातेपुर से चुनाव लड़ेंगे और प्रेमा चौधरी को मुकाबला देंगे। तो ये तो ठीक है, राजद मुकाबला देगा, लेकिन बीजेपी वाले जयप्रकाश चौधरी क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये सीट चूंकि जेडीयू के खाते में जा रही है पातेपुर, तो संभव है कि भाजपा जो है राजापाकर की सीट, वह भी सुरक्षित सीट है, उस पर दावा करे और जयप्रकाश चौधरी को वहां भेज दे। लेकिन यदि जयप्रकाश चौधरी को भाजपा राजापाकर भेज देती है तो लोजपा क्या करेगी? लोजपा यदि एनडीए में बनी रह गई तो लोजपा की दावेदारी राजापाकर पर है। राजापाकर में अब रामविलास पासवान के कोई परिवार वाले लड़ते हैं, या 2015 में लोजपा के उम्मीदवार थे राजापाकर में रामनाथ रमन, जो हारे थे शिवचंद्र राम से। रामनाथ रमन को 46,000 वोट आया था, वे फिर से सक्रिय हैं, वो क्या करेंगे? तो ये मसला फंस गया है। भाजपा अपनी सीटें खोती दिखाई पड़ रही हैं, सीट के बंटवारे में वैसी सीटें खोती दिखाई पड़ रही हैं जो परंपरागत सीट रही है। अब हम चले आते हैं दरभंगा के केवटी में। दरभंगा के केवटी के विधायक हैं फराज फातमी, अली अशरफ फातमी के बेटे। अली अशरफ फातमी बड़े नेता हैं, पहले राजद में ही थे, फिर जेडीयू में चले गए, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे। तो अब फराज फातमी जेडीयू में जाने वाले हैं। तो फराज फातमी जेडीयू में चले जाएंगे तो केवटी में राजद का कौन उम्मीदवार होगा यह तय होना है। लेकिन फराज फातमी के लिए केवटी का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है। देखिए कैसे, 2015 के चुनाव में केवटी में फराज फातमी 68,601 मत लाकर चुनाव जीते थे और उन्होंने हराया था अशोक कुमार यादव को, जो हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, और अब मधुबनी से सांसद बन गए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे। इन्हें 60,771 मत आया था। तो देखिए नई चुनौतियां क्या है। अली अशरफ फातमी का भी लिटमस टेस्ट होना है। अली अशरफ फातमी को साबित करना होगा कि वे राजद से अलग जाकर भी फराज फातमी को केवटी से चुनाव जिता सकते हैं, क्योंकि देखिए राजद का आधार वोट माई है, मुस्लिम और यादव। केवटी में बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। तो फराज फातमी अब यदि भाजपा जदयू के गठबंधन में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वोट के लिए उन लोगों के पास जाना होगा जिनके पास वे 2015 में नहीं जाते थे। अब उन्हें नए समीकरण के तहत चलना होगा। 2015 में उन्हें आंख मूंद कर मुसलमानों ने वोट कर दिया था, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्हें मुसलमानों से अधिक हिंदू मतों पर भरोसा करना होगा। यह उनके लिए नई चुनौती है। यह देखना होगा कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे हिंदू कितने संतुष्ट रहे हैं। अशोक कुमार यादव, चूंकि यादव थे तो इसलिए 2015 में यादव वोट बैंक में भी संधवारी कर लिए थे। अब फराज फातमी क्या ऐसा कर पाएंगे, यह देखने की बात होगी, क्योंकि यादव वोट पर, मुसलमान वोट पर राजद कहता है मेरा अधिकार है। लेकिन अली अशरफ फातमी भी मुसलमान हैं, बड़े नेता हैं, वे अपने बेटे के लिए कितना मत ले आते हैं, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। और दरभंगा की राजनीति में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी बनाम अली अशरफ फातमी सभी जानते हैं। तो ये चुनौती भाजपा ने अपनी कई सीटें इस तरीके से जदयू के हवाले कर दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सीटों के एडजस्टमेंट का, सीटों के बंटवारे का, सीटों पर कौन उम्मीदवार कहां से होगा इसका फैसला होना है। लेकिन घमासान शुरू हो गया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।